हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बाल मनोविज्ञान के एमसीक्यू सीरीज़ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए आज का एमसीक्यू सीरीज़ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण की एकीकृत शिक्षा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है जहाँ समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जहाँ सभी प्रकार के बालकों को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। कहने का अर्थ बालक कैसे हो सकते हैं? एक तो सामान्य बालक, उसके अलावा जो सामान्य से निम्न है उसे हम क्या बोलेंगे? मंद बालक। और जो सामान्य से अधिक श्रेष्ठ हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जहाँ सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाएगी, वही क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था वो किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। या उसने किस पे जोर दिया था? समावेशी शिक्षा पे जोर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? 25वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन की 52वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आंसर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया उसके बारे में भी देख लीजिए। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002। इसके तहत संविधान का अनुच्छेद 21 का संविधान का जो अनुच्छेद 21 का है, इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, ये भी पूछा जाता है। 2002। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 का, जिसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। मतलब इसमें आयु के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 6 से 14 वर्ष के बालक। ठीक है, चलिए जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है कब आया था? 2009। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट टू एजुकेशन 2009। इसके तहत किसकी बात की गई थी? निःशुल्क शिक्षा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके तहत किसकी बात की गई थी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो भागों में बालकों को बांटा गया था। बालकों को कितने भागों में बांटा गया था? दो। एक हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य बालक। एक हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य बालक। और एक वे बालक जो क्या है? अपंग है। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? दिव्यांग बालक। तो इसमें जो आयु है उसी के बारे में देखना है। तो सामान्य बालकों को जो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी वो कितने वर्ष के लिए की गई थी? 6 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन दिव्यांग बालकों की आयु को 4 वर्ष बढ़ा दिया गया था, तो कितने वर्ष के लिए हो जाएगी? 6 से 18 वर्ष। तो इस चीज को याद रखेंगे। आरटी 2009 में सामान्य बालकों को निःशुल्क शिक्षा कितने आयु तक दी जाएगी? 6 से 14। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष तक क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो ये तो आयु हो गई। कभी कक्षा से प्रश्न पूछ देगा तो 6 वर्ष में बालक कौन सी कक्षा में प्रवेश करता है? पहली कक्षा में। और 14 वर्ष तक वो कौन सी कक्षा में पहुंचेगा? 8वीं। तो अगर कक्षा की बात कर दूं तो सामान्य बालक पहले से 8वीं तक उनको क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, दिव्यांग 6 वर्ष में पहला और 18 वर्ष में कौन सी कक्षा में पहुंचेगा? 12वीं। तो कक्षा की बात कर दी जाएगी तो दिव्यांग बालक को पहली से लेकर 12वीं तक क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है NEP 2020, उसके तहत सामान्य बालकों की आयु भी कितनी कर दी गई है? 6 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव की संवेदनशीलता। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, संवेदनशीलता। ठीक है, तो समावेशीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, समावेशीकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ये तो गलत हो जाएगा। अलगाव, किसी भी प्रकार का आपको अलगाव नहीं करना है समावेशी शिक्षा में। क्षमता निर्माण का अभाव, तो क्षमता निर्माण का अभाव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता। कौन सी भावना रखना? संवेदन की या संवेदना की भावना रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो अभी मैंने बताया था, चर्चा किया था इसके बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 21 का या 21A। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को डाउट रहता है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। शिक्षा के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, पहले उस पर मैं चर्चा करता हूँ। देखो, एक अनुच्छेद है निःशुल्क शिक्षा के बारे में, उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21 का। एक अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को या 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार। कहने का मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? आंगनबाड़ी। जो आंगनबाड़ी होता है ना, या आजकल वर्तमान में
प्ले जोन या किड जोन जो देखते हो वो इसी का रूप है। या तो आप 6 वर्ष से कम भी बोल सकते हो, या तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये किसमें है वर्णन है? अनुच्छेद 45। और इसका दायित्व किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है वो किसके तहत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 51 का। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार किनका रहेगा? उनके अभिभावकों का या माता पिता का। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार किसका रहेगा? उनके माता पिता का। तो तीनों अनुच्छेद क्लियर हुआ। 21 का में बच्चे का स्वयं का अधिकार है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम के बालकों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार का दायित्व किसका रहेगा? राज्य सरकार का। अनुच्छेद 51 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार किसका है? उनके अभिभावकों या माता पिता का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालय को इस विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। और डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना का लागत प्रभावी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है क्या? ए। ठीक है ना, चलो बाकी को पढ़ते हैं। बी से पढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चों के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आप एक समान या मानकीकृत किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक हैं, तो आप एक समान सबको निर्देश नहीं दे सकते। तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करनी चाहिए। आपको कभी भी उनके ऊपर दया नहीं करनी है, जबकि उनको उनके क्षमता के अनुसार सिखाना है। दया का भाव प्रकट नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे कि तू ये नहीं कर सकता, बैठ जा, ऐसा नहीं। उसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उसको सिखाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग। देखो, अलगाव, मैं पहले ही बोला हूँ, अलगाव वाला कोई भी तथ्य कभी भी मान्य नहीं होगा। तो ये भी आप काट देंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। मतलब समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार के बालक हैं, तो उन सभी बालकों को विद्यालय को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावित विधि है उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। देखो, इसके सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर या सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए चर्चा करते हैं। उसके माता पिता को सूचित करना है। कभी भी कोई भी छात्र कैसा भी व्यवहार करे उसके माता पिता को सीधे नहीं बताना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। छात्र को दंडित करना है, दंड देना तो निषेध है भाई, पूर्णता। उसे नज़रअंदाज करना है, ऐसा भी नहीं है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन क्या बोलता है? अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना।
पहले तो हम पता लगाएंगे कि वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, और उसके बाद क्या करना, उसके उपचारों का उसे सुझाव देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधार पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान की राष्ट्रीयता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के आधार पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया। मतलब किसके आधार पे आप पक्षपात नहीं करोगे? धर्म के आधार पे कभी भी आपको पक्षपात नहीं करना है, लिंग के आधार पे भी नहीं करना है, चाहे पुरुष हो या महिला, जन्म स्थान के आधार पे भी नहीं करना है, और राष्ट्रीयता के आधार पे भी नहीं करना है। मान लो राष्ट्रीयता कहने का मतलब कोई दूसरे देश का नागरिक है तो वो यहाँ नहीं पढ़ सकता क्या? आप भी तो जाते हो ना दूसरे देश पढ़ने, जैसे कि रसिया वगैरह जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने। कहने का मतलब राष्ट्रीयता के नाम पे भी आप पढ़ाई से निषेध नहीं कर सकते। कहने का मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? ए, समाज विस्तार करना, बी, रोजगार में वृद्धि करना, सी, नामांकन संख्या बढ़ाना, कि डी, अध्यापकों का विकास। ठीक है, मिड डे मील का अर्थ होता है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन को ही क्या बोल दिया जाता है इंग्लिश में, मिड डे मील योजना। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका सी, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन सरकार द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया था? ताकि अत्यधिक से अत्यधिक स्टूडेंटों का या विद्यार्थियों का कक्षा में क्या हो, प्रवेश या एडमिशन हो, तो जिससे छात्रों का क्या बढ़ेगा, नामांकन बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नामांकन संख्या बढ़ाना, या बोल सकते हो प्रवेश दर को क्या करना, बढ़ाना। नामांकन संख्या या प्रवेश दर को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, अब छात्र पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हो सके वो इसलिए आए कि हमको दोपहर को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा है 40, 42, 45 और 48। ठीक है ना, इसमें एक चीज छूट गया है, चलो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, एक चीज छूट गया है इसमें। चलिए हमको क्या जानना है, शिक्षक का जो प्रति सप्ताह है उसमें कितने घंटे उसको क्या करना है, कार्य करना है, प्रति सप्ताह कार्य घंटा। ठीक है ना, चलिए तो इसको दो स्तर में आप बांटोगे। एक को आप क्या बोलोगे, प्राथमिक शिक्षा, एक को आप क्या बोलोगे, प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा में कौन सा कक्षा आता है, पहली से लेकर 5वीं तक। एक को आप क्या बोल सकते हो, माध्यमिक शिक्षा, या इसी प्राथमिक के आगे आप क्या लगा सकते हो, उच्च प्राथमिक शिक्षा। और इसमें कौन सा कक्षा आएगा, इसमें कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक आता है। अब मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटा कार्य करना है, तो यहाँ पे जो शिक्षक है उसकी कार्य अवधि होती है 45 घंटा। अब इस 45 घंटा को आप कैसे बोल सकते हो, तैयारी सहित। इस 45 घंटा को आप क्या बोलोगे, तैयारी सहित। समझा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए तैयारी सहित कहने का तात्पर्य है, इसको दो भाग में आप ऐसे बांट लेना।
36 घंटा, और 36 में कितना जोड़ूंगा तो 45, 5 4 9 घंटा। अब समझना, एक सप्ताह में कितने दिन विद्यालय खुलेगा? संडे को ऑफ रहता है, मतलब 6 दिन खुलेगा। मतलब 6 गुणित 6, 6 छक्का 36, मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ाना है? 6 घंटे आपको क्या करना है? पढ़ाना है या विद्यालय में रहना है। एक शिक्षक को एक दिन में कितना घंटा? 6 घंटा। अब ये 9 घंटा क्या है? ये 9 घंटा है आपका घर में तैयारी करने के लिए आपको क्या दिया गया है? समय। मतलब एक दिन में पढ़ाना कितने घंटे है या स्कूल में कितने घंटे रहना है? 6 घंटे। और घर में कितना घंटा आपको तैयारी करना है? 1.5 घंटा। तो ये 6, तो 1.5 छक्के करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9। समझ आया? तो प्रश्न अगर ऐसा भी पूछ देगा, एक दिन में कितने घंटे शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा कितना? 6 घंटा। और एक दिन में स्वयं की तैयारी के लिए कितना घंटा उसे दिया गया है? 1.5 घंटा। हाँ ठीक है, 1.5 घंटा, 1.5 छक्के 9 ना, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं, उच्च प्राथमिक शिक्षा की, तो यहाँ पे कितने घंटा दिया जाता है उसको? 48 घंटा। और ये भी कैसा? तैयारी सहित। मतलब एक दिन में कितना पढ़ाएगा? 6 गुणित 6, 36 घंटा, ठीक है ना। मतलब एक दिन में कितना पढ़ाएगा? वो 6 घंटा पढ़ाएगा। और 36 में कितना जोड़ूंगा तो 48 होगा, 4 8 4 12। मतलब 12 घंटा किसके लिए है? घर में तैयारी के लिए। मतलब 6 गुणित 2 घंटा। मतलब यहाँ पे तैयारी के लिए कितना घंटा दिया गया? 2 घंटा। और यहाँ पे तैयारी के लिए कितना घंटा दिया गया था? 1.5 घंटा। समझ आया? तो अब प्रश्न वो कैसे भी पूछेगा, मेरे ख्याल से आप बना लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाग के लिए निहित है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत की मानवतावाद। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रचनावाद। ठीक है ना, इसका इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप? एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 किस पे जोर देता है? रचनावाद पे। या मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, एनसीएफ 2000 किस पे जोर देता है? करके सीखने पे। तो करके सीखना कहने का मतलब क्या? किसी भी चीज का रचना करना। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ठीक है, तो बताइए। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम की अनिवार्य शिक्षा। ये बल नहीं, ये बाल विवाह है। ठीक है, तो जो शारदा एक्ट है उसका संबंध किससे है? बाल विवाह से है। जो कब? तो चलिए आज का एमसीक्यू सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।